Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of unit 1 of block 3 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. I have already posted part 1 of this video. You can check it out and this is the continuation of part 1. So अभी तक हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस का समरी समझा था फर्स्ट पार्ट में, और हमने फर्स्ट प्रोसेस भी समझा था जो इनिशियल डायग्नोसिस था. अब बाकी के जो स्टेप्स इस पूरे प्रोसेस में आएंगे उसके बारे में हम समझ रहे हैं. सो पहला इसमें आता है डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन क्या है? ये ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप था इनिशियल डायग्नोसिस. तो जो फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया इनिशियल डायग्नोसिस, उसके बाद का ये स्टेप होता है जहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो हमें हेल्प करेगी कि हम आगे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे प्रोसीड करें, कैसे आगे बढ़े. सो ये स्टेज अगेन इसको नीड असेसमेंट स्टेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो भी इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी हम प्लान करेंगे वो इस स्टेज पे डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको नीड असेसमेंट भी कहते हैं. बहुत सारे मेथड्स हैं अगेन डाटा कलेक्शन के. कभी कभी हम बहुत सारे मेथड्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, और उसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं हम डाटा कलेक्शन. क्वेश्चनएयर से करते हैं, ऑब्जर्वेशन से करते हैं, इंटरव्यूज मेथड, सर्वे, और जो डाटा एनालिसिस है वो वाले मेथड्स यूज़ करते हैं. तो बहुत तरीके हैं. प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में भी मैंने ये बताए थे कौन कौन से मेथड है. सो हमारा ये भी एक तरीका है डाटा कलेक्शन की कि हम जो एम्प्लॉयज़ है ना उनका जो वो फोकस ग्रुप माना जाएगा, मतलब जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं, फोकस ग्रुप के साथ डिस्कस करके भी हम ये कर सकते हैं. सो इनिशियल डायग्नोसिस हमें ये बताएगा कि प्रॉब्लम में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, और सुटेबल मेथड क्या है वो भी प्रॉब्लम के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे डाटा कलेक्शन की. सो डाटा जब भी हम कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पे फोकस करना पड़ेगा, देन प्रॉब्लम के लिए क्या डाटा की जरूरत है और डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड है, ये सारे इंटरलिंक्ड है. सो डाटा जो हमने कलेक्ट किया उसको हम एसेस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है क्या, ये वाली सारी चीज़ें हमें डाटा कलेक्ट करके पता चल जाएंगी. ये स्टेज हमें इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो हमने पहले इनिशियल डायग्नोसिस किया था उसको भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो पहले हमने डायग्नोसिस किया था और जो डाटा कलेक्ट किया है वो दोनों कोरिलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. अगर दोनों में वेरिएशन होगा मतलब इनिशियल डायग्नोसिस रॉन्ग था. अब डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर हम फर्दर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. सो दूसरा जो बेनिफिट है डाटा कलेक्शन का वो ये है कि हमारे पास एक कॉन्क्रीट प्रूफ होता है कि प्रॉब्लम यही एग्जिस्ट करती है. डाटा से हमें ये भी पता चल जाता है कि प्रॉब्लम यही है. सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट प्रूफ होता है हमारे पास डाटा से. सो डाटा कलेक्ट जब भी हम करते हैं तो ये वो पर्सनल भी कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से है, और बाहर की एजेंसी से अगर हमने हायर किया है तो वो भी कर सकते हैं. अगेन हम एम्प्लॉयज़ को भी एनकरेज कर सकते हैं कि डाटा कलेक्शन में पार्टिसिपेट करें. सो ये इनका एक तो इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करता है, उनको ऐसा लगता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं. दूसरा डाटा कलेक्शन जब भी होता है वो बहुत क्लियर हो जाता है, उनको हमें ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं हम कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. सो उनका ओवरऑल अगर उनको पर्पस पता होता है एम्प्लॉयज़ को, सो वो सही इन्फॉर्मेशन देते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनका कोऑपरेशन रहेगा इस चीज़ में, और वो कोऑपरेट भी करते हैं. और अगर कोई किसी तरह की इनसिक्योरिटीज हैं वो भी चली जाती हैं अगर हम उन्हें क्लियर करते हैं कि डाटा कलेक्ट क्यों किया जा रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द डाटा. नेक्स्ट स्टेप इज डाटा फीडबैक एंड कॉन्फ्रंटेशन. सो डाटा तो हमने कलेक्ट किया, अब उसको डाटा जो हमने कलेक्ट किया था वो डिफरेंट रिसोर्सेज से कलेक्ट किया था, एम्प्लॉयज से भी कलेक्ट किया था. तो अब डाटा को एनालाइज किया जाएगा, उसको अच्छे से रिव्यू किया जाएगा. और कौन करेगा ये? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर. वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है. ये इसको डाटा को एनालाइज करेंगे और इस व्यू पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिशनर के हिसाब से क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और डाटा से हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है. तो सिस्टमेटिकली जब एनालाइज किया जाएगा तो हमारे पास कॉन्क्रीट आइडिया होगा प्रॉब्लम के बारे में भी और ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के बारे में भी. अब जो रिजल्ट हमारे को मिला
एनालिसिस से वो प्रैक्टिशनर्स या जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे अच्छे से, ओपन अप होके बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। एम्प्लॉयज अगर इसमें पार्टिसिपेट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, एनालिसिस में भी कर ले तो। सो डाटा जब एनालाइज किया जाता है तो हमें एक तो प्रूफ मिल जाता है कि भाई जो ये बोल रहे हैं वो सही है, और हमें क्या डिजाइन लगानी है इंटरवेंशन के लिए वो भी हमारे को आइडिया लग जाता है एनालिसिस के बाद। तो डाटा कलेक्शन होता है, उसके बाद उसका फीडबैक भी जरूरी है डाटा कलेक्शन के बाद। और फीडबैक कौन दे रहा है? प्रैक्टिशनर्स दे रहे हैं। प्रैक्टिशनर हमारे को ये बताएगा कि मतलब बेसिकली एनालाइज करने के बाद वो फीडबैक देगा और मैनेजमेंट को कि भाई मुझे ये समझ में आया और मैंने एनालाइज करके ये वाली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, और इसमें एम्प्लॉयज का भी पार्टिसिपेशन हो गया। अब इसको कन्फ्रंटेशन, जहाँ पे ये टर्म आया है, इसको हम डिस्कशन भी लिख सकते हैं। एट लेंथ ये डिपार्टमेंट के साथ डिस्कशन भी चलेगा एंड उसके बाद एक पर्टिकुलर डिजाइन कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा। तो डाटा जो कलेक्ट किया जाता है वो इंटरप्रेट किया जाएगा मीनिंगफुली, और फिर डिसीजंस लिए जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। Now next stage is selection and design of interventions. अब हमने previous stages में देखा था, हमने इनिशियल डायग्नोसिस किया था, फिर हमने डाटा कलेक्शन किया था, फिर उसके बाद फीडबैक एंड कॉन्फ्रंटेशन किया था। अब ये जो स्टेज आता है वो है सिलेक्शन एंड डिजाइन ऑफ इंटरवेंशंस, यानी कि हम कौन कौन से इंटरवेंशंस लगाएंगे अब और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया था उससे हमने कुछ इंटरप्रेट किया, डिस्कशन किया, सुटेबल इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज भी डिजाइन की। अब उसको कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन सी कहाँ लगेगी वो इस स्टेप में किया जाएगा। तो गोल बेसिकली यही है कि जो इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी हम लगाएंगे वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सुटेबल हो। सो किस तरह से हम करेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंटरवेंशंस जो होते हैं वो जब भी हम प्लान करते हैं तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको बहुत अच्छे से सोच समझ के प्लान करना पड़ेगा, और इसको एकम्प्लिश करने के लिए हमें बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। उसमें कुछ अगर फॉल्ट है तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो बहुत सारे तरह के इंटरवेंशंस होते हैं। जो स्ट्रैटेजीज यहाँ पे कुछ बताई गई हैं और कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप थोड़ा सा सुनोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। पहला जो स्ट्रैटेजी है वो टेक्नो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, एडवांसमेंट करते हैं टेक्नोलॉजी का। अगर वो हम ऐसी टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सोशल स्ट्रक्चर है उससे मैच करती हो, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से आगे बढ़ सके। उसमें ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए हम ये काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के में कभी कभी एम्प्लॉयज से बहुत रेजिस्टेंस आता है। रीजन बीइंग उनको लगता है कि भाई हम कॉम्पिटेंट नहीं है इस चीज़ के लिए, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नेसेसरी इसीलिए भी है क्योंकि उससे एरर रेट कम हो जाएंगे, फास्ट काम होने लगेगा, है ना, प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयज का जो नेगेटिव एटीट्यूड या रेजिस्टेंस हम देखेंगे वो इंटरफेयर जरूर कर सकता है इसमें। सो हम एम्प्लॉयज को ये बात समझने में हेल्प करवा सकते हैं कि भाई हम तुम्हें ट्रेनिंग दे देंगे लेकिन तुम कम से कम इसको होने तो दो, क्योंकि नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन तो पीछे रह जाएगा। सो इसीलिए ये ज़रूरी है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ से डील करना बहुत ज़रूरी है। सो जब ये दोनों उनकी इनसिक्योरिटीज़ को हम रिजॉल्व कर दें, सोशल स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमने की है दोनों अलाइन कर जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज लाया जा सकता है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है प्रोसेस कंसल्टेशन। मतलब हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस किस तरह का चल रहा है, यानी पूरा इंटरेक्शन किस तरह का है एम्प्लॉयज़ के बीच में, जैसे कि कम्युनिकेशन किस तरह का है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स किस तरह की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी किस तरह से चलती है। तो ये सारे प्रोसेसेस के एग्जांपल है। तो अगर हम प्रोसेसेस को एनहांस कर दें तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फास्टर वर्क करेगा और इफेक्टिवली वर्क करेगा। नेक्स्ट इज टीम बिल्डिंग। टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और टीम वर्क कैसे किया जाता है कि हम एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं कि आपस में मिलकर बात करें, काम करें, और उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है
सो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को वो आराम से बैठ के डील कर पाएंगे अगर टीम वर्क अच्छा है, और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अगेन कोई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी आई तो सब मिलके काम कर लेंगे। सो टीम को एक साथ लाना भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि सबके अपने बिलीफ, एटीट्यूड, कल्चर होता है। सो इसमें मेन फोकस यही होता है कि टीम ऐसी क्रिएट किए, कैसे टीम को क्रिएट किया जाए, और डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं टीम की, फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग, इफ यू रिमेंबर ये हमने पढ़े थे, ये अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें। फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अपने अपने टास्क कर रहे होते हैं, तो इंटर ग्रुप रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कोई एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हर एक स्टेप का हर एक डिपार्टमेंट का रोल होता है। तो जब वो इंटर ग्रुप जो है, डिपार्टमेंट कोई मैं ग्रुप से कोरिलेट कर रही हूँ, तो जो इंटर डिपार्टमेंट या इंटर ग्रुप जो है वो आपस में अगर उनका इंटरेक्शन रिलेशनशिप अच्छा है तो कम्युनिकेशन बेटर होगा, उनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इश्यूज है वो जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो सकते हैं, अनहेल्दी कंपटीशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट कर सकते हैं, देन टीम वर्क की स्पिरिट रहेगी तो कोऑपरेशन भी होगा आपस में किसी भी प्रोजेक्ट को करने का। लास्ट स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे डिस्कस की गई है वो है सर्वे फीडबैक। सर्वे फीडबैक में हम क्या करते हैं, सर्वे कंडक्ट किया जाता है क्वेश्चनेयर के थ्रू, और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हर एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा है, उनका परसेप्शन कैसा है, वो किस तरह से फील करते हैं। तो जो डाटा है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं। तो उस डाटा को हम यूज कर सकते हैं ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए, ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ सेटिस्फैक्शन डेवलप कर सकते हैं एम्प्लॉयज के बीच में, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप भी डेवलप की जा सकती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशन। अब हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया, हमने स्ट्रेटेजी भी सोच ली कि क्या अप्लाई करेंगे। अब इंटरवेंशन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये इंटरवेंशंस जब भी हम करते हैं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, फीडबैक ऑफ डाटा, ग्रुप डिस्कशन, रिटर्न एक्सरसाइजेज, ऑन द जॉब एक्टिविटीज, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे हम इंटरवेंशन करते हैं। सो इंटरवेंशन से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कोई निगेटिव चीज़ तो नहीं छूट गई है, निगेटिव इम्पैक्ट को अवॉइड करना होगा इंटरवेंशन के। सो उसके लिए हमें क्योंकि जब इंटरवेंशन करते हैं तो बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सो कंपनी लॉस में चली जाएगी अगर हमने एडिक्वेटली इसको केयर नहीं किया इस चीज को। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स को बिफोर हैंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज के बीच में कोई रेजिस्टेंस या नेगेटिव एटीट्यूड तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसको डील करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन से पहले। उनको एंश्योर करना पड़ेगा, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एंश्योर करना पड़ेगा जब भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं हम स्ट्रेटजीज का। सो तभी पॉजिटिवली इसका असर हमें ऑर्गेनाइजेशन में दिखेगा और सक्सेस रहेगा ये। और अगर ये सक्सेस हो गया तो लॉन्ग लास्टिक इसका इम्पैक्ट रहेगा, प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी और रियलिस्टिकली ये रिजॉल्व हो जाएगा। और कभी कभी तो हमें एक से ज़्यादा इंटरवेंशंस भी लगाने पड़ते हैं किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। नाउ एक्शन प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया था उसको हमने इंटरप्रेट किया सबसे पहले, है ना। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स करते हैं ये काम कि डाटा कलेक्ट किया, उसको इंटरप्रेट किया, फिर रिकमेंडेशंस सजेस्ट की, और उसके बाद का स्टेप होता है एक्शन प्लान करना। सो दैट कोई प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफाइड हुई है या ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन को पता थी तो उसको सॉल्व किया जा सके। सो एक्शन प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा इस स्टेज में रिक्वायर्ड होती ही होती है, जिससे इफेक्टिव मैनेजमेंट हम कर सकते हैं प्रॉब्लम का, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी सिचुएशन को फेस कर रहा है। अगेन ये जो प्रोसेस है एक्शन प्लान का, उसमें हम बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे कि सर्टेन टारगेट वेरिएबल्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर हमें कुछ टेक्निक्स डिटरमाइन करनी पड़ेंगी कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर एक्शन प्लान बनाया जाएगा। एक्शन प्लान को हम इंटरवेंशन स्ट्रेटजी ही मान सकते हैं एक तरह की। अभी हमने ऊपर भी इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, एक्शन प्लान भी एक तरह की इंटरवेंशन स्ट्रेटजी ही है। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम इंटरवेंशन स्ट्रेटजी जब हम यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो इस प्लानिंग पूरे प्रोसेस में जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे कि कितने लोग इन्वॉल्व होंगे इम्प्लीमेंट करने में,
सेकंड, टाइम कितना लगेगा, थर्ड, किस किस के पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये वाली चीज़ें सारी इस एक्शन प्लान के अंदर आती है। यानी इंटरवेंशन जब हमने डिसाइड कर लिया, स्ट्रैटेजी डिसाइड कर ली, फिर एक्शन प्लान कि एक्शन कैसे किया जाएगा, कि कितने कितने स्टेप्स पे क्या क्या होगा, कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, इस तरह से। नाउ अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो हमें पहले तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत है, फिर हमें इसके सुटेबल सोल्यूशंस क्या हैं उसको समझने की ज़रूरत है, फिर हम प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे उसको समझने की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, एक के बाद एक। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको बेटर तरीके से आइडेंटिफाई करना, फिर पॉसिबल सोल्यूशंस देखना, फिर उसको उन सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना, फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन के रिजल्ट को एनालाइज करना, रिव्यू करना। सो एक्शन प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है इंपॉर्टेंट स्टेज मानी गई है इसमें, जहाँ पे हम एक प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अगेन। तो टीम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? टीम बिल्डिंग होती है वो प्रोसेस जहाँ पे हम टीम क्रिएट करते हैं, टीम बनाते हैं। सो फॉर्मल टीम भी होती है, इनफॉर्मल टीम भी होती है। फॉर्मल टीम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट की गई होती है, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर वर्क एक्टिविटी होता है जिसमें सारे वो जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इकट्ठे होकर आपस में काम करते हैं, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट के, इसलिए इनको साथ में रह के काम करना ही पड़ेगा और एक्टिविटी को सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ेगा। इनफॉर्मल टीम वो होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज एक साथ आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, उनको जबरदस्ती नहीं लाया जाता, वो अपनी मर्जी से आते हैं क्योंकि उनका एक कॉमन गोल होता है। तो जब हम पर्पसली किसी टीम को क्रिएट करते हैं, सो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें जो एम्प्लॉयज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर काम के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खुद सिलेक्ट करेगा उन एम्प्लॉयज को, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, स्किल्स क्या है, किस तरह का बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज कैरी करते हैं, क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या टेक्निक्स जानते हैं, उसको देखते हुए हम एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं टीम बनाने के लिए। अगर टीम सही नहीं बनी तो अगेन ये डिजास्टरस आउटकम देगी। सो हम ये चाहते हैं कि वो ऐसे लोग टीम में आए जो प्रॉब्लम से डील कर सके, इश्यूज को हैंडल कर सके, इनोवेटिव आइडियाज दे सके डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। अगेन किस साइज की टीम होगी वो बहुत ज़रूरी है, और प्रॉब्लम कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे टीम का मेकिंग डिपेंड करता है, और टीम बिल्डिंग का प्रोसेस जो है वो एक क्रूशियल प्रोसेस माना जाता है। एक तो टीम साइज मैटर करती है, फिर उसमें कंपोजिशन, कौन कौन लोग आ रहे हैं, किस स्किल के लोग आ रहे हैं, फिर किस पर्पस के लिए टीम बनाई जा रही है। सो राइट स्टेज में राइट टीम बन जाए तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस बढ़ती है, अच्छी हो जाती है। नाउ टीम बिल्डिंग एक एसेंशियल क्योंकि प्रोसेस है, क्योंकि हम कोई भी इंटरवेंशन जब लगाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? टीम करेगी। इसीलिए उनकी जो एक्टिविटीज़ है ना, वो किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो टीम अगर अच्छी है तो इफेक्टिव कंडक्शन होगा एक्टिविटीज और टास्क का, और अगर टीम अच्छी नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो टीम के जो मेंबर्स है ना, उनमें आपस में इंटरडिपेंडेंस, ट्रस्ट, कोहेसिवनेस कितना है, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर टीम बिल्डिंग इज इंटर ग्रुप डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और उन डिपार्टमेंट्स में भी फर्दर ग्रुप्स होते हैं जो आपस में बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो अगेन हमने पढ़ा था कि ग्रुप्स जो होते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर का होता है वो यही होता है कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ग्रुप्स के बीच में इंटरेक्शन जो है वो स्मूथ रहे, पॉजिटिव रहे, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो ये जो जब भी हम कोई इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करते हैं, सो ये तभी हो सकता है जब इंटर ग्रुप रिलेशनशिप अच्छी हो, ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो। तो इंटर ग्रुप डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? इनके बीच में मीटिंग्स रख सकते हैं, वर्कशॉप्स कर सकते हैं, इनका इंटरेक्शन को एनकरेज कर सकते हैं जो ग्रुप्स के मेंबर्स हैं उनको आपस में, और इससे इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, टीम वर्क अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग बेटर हो जाएगी। एंड एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है इंटर ग्रुप डेवलपमेंट के टाइम पे कि एम्प्लॉयज़ में डाइवर्सिटी कैसी है, मतलब रेस, अलग रेसेस से आएंगे, डिफरेंट रिलीजन होगा, कल्चर अलग होगा, रीजन भी अलग हो सकता है, जेंडर अलग हो सकता है। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है, उसको भी इंश्योर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। एंड देन अगर ये आपस में एक दूसरे में एक्सेप्टेंस को हम प्रमोट कर सके, रेस्पेक्ट जनरेट कर सके, तो सारे मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करेंगे और डेवलपमेंट जो होगा वो हार्मोनियस एनवायरनमेंट में होगा।
लास्ट स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस इज इवेल्युएशन एंड फॉलो अप। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर जो है वो इवेल्युएट करेगा पूरा का पूरा प्रोसेस जो शुरू से हुआ था, इनिशियल डायग्नोसिस से अब तक हुआ था, सबको अच्छे से इवेल्युएट करेगा, उसका इम्पैक्ट देखेगा कि पूरे प्रोसेस का इम्पैक्ट क्या हुआ। और यही स्टेज है जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कितना इफेक्टिव था ये पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस, क्या हमने नेसेसरी मेजर्स लिए थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर नहीं लिए थे तो अब क्या हम नेसेसरी मेजर्स ले सकते हैं जो हमारा इंटेंशन था रिजल्ट का वो लाने के लिए। सो इवैल्यूएशन के बेस पे हमें पूरे प्रोसेस के बारे में पता चलेगा, हम उसे इवैल्यूएट करेंगे, उसका फॉलो अप जो होगा डेवलपमेंट का उसको देखेंगे, न्यू इंटरवेंशन की अगर जरूरत है तो वो लगाने की कोशिश करेंगे, अगर कोई मेजर्स लगाने हैं बीच में उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो लगाएंगे, शॉर्ट कमिंग्स अगर हमें दिख रही हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हो पाएगा, मतलब इवैल्यूएशन के बाद हमें जो भी आउटकम मिलेगा उसके बेसिस पे फिर हम आगे के एक्शंस का प्लान करेंगे। दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली चीज कि इम्पैक्ट को समझना और कितने लेवल तक इम्पैक्ट हुआ है पूरे प्रोसेस में उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो जो रिजल्ट आया है उसके इवैल्यूएशन से हमें आगे के फॉलो अप स्टेप्स को हम प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 3 MPCE 033। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे वीडियोस को बाकी स्टूडेंट्स के साथ, and do not forget to press the notification bell. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.